हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट मेरा भूगोल, सेट नंबर है 51। इससे पहले ऑलरेडी हमने 50 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मन्नार की खाड़ी तथा सुंदरबन को 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जबकि नीलगिरी को यूनेस्को की सूची में सन 2000 में शामिल किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को कवर करता है, जबकि तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी स्थित है, या कहें मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, और सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी ध्यान रखिएगा फिलहाल यहाँ पे कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जबकि भारत के यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में 2000 में से शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ठीक है, बताना है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? पहला पॉइंट है, विकासशील देशों से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य बनाने पर बल देना। बी कथन है, सबको भोजन, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता कराना। सी कथन है, पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल देना। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, तीनों यहाँ पे पॉइंट सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में इन तीनों, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट थे जिसको शामिल किया गया था, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था। इसमें से इन तीनों को शामिल किया गया था। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1972 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? बताना है आपको, विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष संसाधन, भंडार संसाधन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष संसाधन, भंडार संसाधन। वहीं बात करें उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और वहीं बात करें निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन, जिसे मानवीय संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, श्रीमती गौरा देवी भी थी, और सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम वैसे ज़्यादातर लिया जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं चंडी प्रसाद भट्ट को और श्रीमती गौरा देवी को। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है। एक और भी इसमें शामिल थे, गोविंद सिंह रावत। कौन थे? गोविंद सिंह रावत भी शामिल थे इसमें। ठीक है, चिपको आंदोलन में। तो इन चारों का नाम याद रखना है आपको। किसका किसका? एक है गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, और साथ ही साथ गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और ये 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन, उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में। अब ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखना है, ये क्या था चिपको आंदोलन? तो ये भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित थी। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नवधान्य आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताना है कि नवधान्य आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1974, 1973, 1984।
तो याद रखना है नवदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी और इसकी प्रेरणा कौन थी? वंदना शिवा। ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका नाम। नवदान आंदोलन की प्रेरणा थी वंदना शिवा। ठीक है, और ये घटना कब की है? 1984 का। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यह आंदोलन जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, किसानों के अधिकारों तथा बीज बचत प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1984 सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है बहुउद्देशीय नदी की परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। बी कथन है यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है। सी कथन है इसे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य ये नहीं है कि जलाशयों का निर्माण जल भंडारण के लिए किया जाए और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाए। ठीक है, ये कथन गलत है। बाकी यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना ये सही है और इससे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन, नहर परिवहन, वन्यजीव एवं मृदा का संरक्षण आदि। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी और ये परियोजना अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर 1948 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और इस परियोजना के संचालन हेतु दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, DVC। ठीक है, DVC दामोदर वैली कारपोरेशन। ठीक है, कब? 1948 में। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान में रखिएगा फिलहाल। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन को किस वर्ष अनिवार्य किया गया था? बताना है कि तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन को किस वर्ष अनिवार्य किया गया था। यहाँ पे अनिवार्य होना चाहिए था। ठीक है, 2011 में, 2001 में या फिर 1995 में, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के भीतर सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य किया था। ठीक है, यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब? 2001 में की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? जयललिता, जो कि अब ये शायद दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु में देखेंगे अनिवार्य जल संचयन की शुरुआत तत्कालीन उसमें की मुख्यमंत्री कौन थी? जयललिता, उनके द्वारा ये किया गया था। इससे देखेंगे जब ये चीज़ें लाई गई थी तो चेन्नई के जलस्तर में 50% की वृद्धि दर्ज की गई थी, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि वर्षा जल को बहाने के बजाय हार्वेस्टिंग विधि से वर्षा की बूंदों को एकत्र किया जाता है और भविष्य में उपयोग हेतु एक गहरे गढ़े जलभृत टपकन के साथ एक जलाशय में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और यह उद्यान, पशुधन, सिंचाई, उचित उपचार के साथ घरेलू उपयोग, घरों के लिए इंडोर हीटिंग आदि के लिए जल प्रदान ये करता है। ठीक है, ये जो वर्षा जल संचयन है इसके सभी लाभ हैं। ठीक है, तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताना है सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है सरदार सरोवर परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को मिलता है। बी कथन है सरदार सरोवर बांध की कुल ऊंचाई 168 मीटर है। सी कथन है कि 1980 के दशक में सरदार सरोवर बांध का विरोध मेधा पाटेकर ने की थी। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है सरदार सरोवर परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को मिलता है। कथन गलत है। ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ राजस्थान को मिलता है, न कि पंजाब को। ठीक है, बी कथन सही लग रहा है। सरदार सरोवर बांध की कुल ऊंचाई 168 मीटर है, ये कथन सही है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर है। कितना? 138 मीटर है। लेकिन अगर नींव जो फाउंडेशन होता है अगर उसको भी इंक्लूड किया जाए तो कुल होता है 163 मीटर। तो ये भी कथन गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 168 मीटर, 163 है। ठीक है, और लंबाई कितनी है? लंबाई ध्यान रखना है, लंबाई है 1210 मीटर।
ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 163 होना चाहिए था, 163 मीटर ना कि 168 मीटर। ठीक है, तो नींव सहित 163 मीटर है, जबकि ऐसे लंबाई देखा जाए नींव को छोड़ करके, फाउंडेशन को छोड़ करके, तो 138 मीटर है। कितना? 138 मीटर। ठीक है, और सी कथन यहाँ पे सही है कि 1980 के दशक में सरदार सरोवर बांध का विरोध मेधा पाटेकर ने की थी। पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे ए और बी गलत है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक तो मेधा पाटेकर थी, तो आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। बताना है कि भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बत्रा, दीपा, चन्ना, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि बत्रा आप देख सुने होंगे, ये कहाँ का झूम खेती का नाम है, या आदिम खेती का रूप कहाँ पे है, किस राज्य का है, जानते होंगे आप लोग शायद, है ना। ये पूर्वी राजस्थान में झूम खेती को कहा जाता है बत्रा। ठीक है, तो ये भारत का है। ठीक है, दीपा कहाँ का है, दीपा ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है दीपा, तो ये भी सही है। चेन्ना आप देखेंगे ये श्रीलंका का है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का नहीं है। ठीक है, तो पूछा है कि कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी दोनों को किया जाता है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, बत्रा और दीपा ये दोनों। ठीक है, तो पूछा क्या था, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ए और बी दोनों किया जाता है। चेन्ना श्रीलंका का है, ना कि भारत का। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थानीय रूप से इस कृषि को पूरी राज्य में झूम को मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, या दहिया भी कहा जाता है यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाडाबी, आंध्र प्रदेश में पोडू, और पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहा जाता है, जबकि केरल में कुमारी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने राज्यों का नाम याद रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल इसी से है कि झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। कोनुकू वेनेजुएला, लदांग जावा एवं मलेशिया, कोमिले ब्राज़ील, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो कोनुकू वेनेजुएला का है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, झूम खेती को या आदिम कृषि को मेक्सिको में कोबुल या कोमिले कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कोनुकू या फिर कोमिले। ठीक है, ये मेक्सिको में कहा जाता है, तो ये गलत हो गया ना पहला। अगला सवाल है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ठीक है, पहला है कोनुकू वेनेजुएला, लदांग जावा एवं मलेशिया, कोमिले ब्राज़ील। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला सही दिख रहा है, कोनुकू वेनेजुएला में झूम खेती को कोनुकू कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, कोनुकू। ठीक है, लदांग जावा और मलेशिया में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कोमिले ब्राज़ील में नहीं कहा जाता, कोबुल या फिर कोमिले, ये यहाँ पे देखेंगे ये मैक्सिको में कहा जाता है। कहाँ पे? मैक्सिको में कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। पूछा है कौन सही मेल है, तो ए और बी दोनों सही है। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैक्सिको में झूम खेती कोबुल या कोमिले कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहा जाता है। ठीक है, ये रोका होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कॉफ़ी का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। कॉफ़ी का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। इथोपिया, अमन, चीन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कॉफ़ी का जन्म स्थान इथोपिया और अमन दोनों को माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉफ़ी अमन का पौधा है, जिसे भारत में 17वीं सदी में फ़कीर बाबा बुदान साहब के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, और कॉफ़ी का जन्म स्थान इथोपिया और अमन दोनों को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। देखिए धातु दो तरह का होता है ना, एक गैर धातु एक धातु। तो यहाँ पे बताना है गैर धात्विक श्रेणी से कौन संबंधित है। ऑप्शन है अभ्रक, चूना, पत्थर, बी में है जिप्सम, हीरा, पाइराइट, सी में है लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन में कि अभ्रक, चूना, पत्थर ये तीनों क्या है, ये गैर धात्विक श्रेणी में आता है, धातु नहीं है। ठीक है, ये तो होगा ही।
बी में देखेंगे कि जिप्सम, हीरा, पायराइट, ये भी क्या है, एक गैर धातु श्रेणी में आएगा। ठीक है, जिप्सम, हीरा, पायराइट ये सभी क्या है, अधातु हैं। ठीक है, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन ये क्या है, धातु श्रेणी में आएगा, तो धातु श्रेणी होगा ये। तो पूछा है कि कौन सा समूह गैर धातु श्रेणी से संबंधित है, तो ये ए और बी दोनों है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को यहाँ पे, खनिज एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है जिनकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन एवं प्राप्त शैलों से होती है। भारत विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन संपन्न देशों में से आता है। वहीं बात करें अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये अभ्रक होगा यहाँ पे। ठीक है, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, पाइराइट, नमक, जिप्सम, हीरा। ठीक है, फिर कॉनिनाइट, इमारती पत्थर। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि इसमें शामिल की जाती हैं। वहीं धात्विक खनिज के बारे में बात करें तो लोहा, ये होगा मैग्नीज। ठीक है, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इल्मेनाइट, बेराइट। ठीक है, बेराइट और मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट और सिल्मेनाइट, टीन आदि सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। ये सभी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय खान ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भारत के लगभग कितना परसेंट पाइराइट मिलता है, 70%, 10%, 90%, एक से अधिक में से कोई नहीं। याद रखना है 90% मिलता है भारतीय खान ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि बिहार में अभ्रक गया, नवादा, जमुई आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि बिहार के रोहतास जिले में अमझर के निकट देखेंगे कि पाइराइट की सबसे अधिक निक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, और बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, याद रखना है। ठीक है, 90% उत्पादन कर रहा है तो बड़ा होगा ही। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताना है भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पंजाब, राजस्थान, लद्दाख, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी तातापानी में भी देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास कब किया गया था। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1874, 1974, 1999, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1874 ईस्वी में किया गया था, जब कुल्टी में लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 1874। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों को जोड़ता है, इसकी लंबाई कितनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 6788 किलोमीटर, 7788 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है इस सड़क मार्ग की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, और ध्यान रखना है 4 महानगरों को जोड़ता है, कौन कौन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यह परियोजना 2001 में है ना, जब उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, उनके काल में देखेंगे ये चीज़ लाई गई थी। ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था और ये 2012 में पूरी तरीके से बनी थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। विसर्ग, तटबंध, गोखुर झील, बाढ़ग्रस्त मैदान, नदी के उपयुक्त चरणों को से मूल बिंदु से व्यवस्थित करना है, 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2, एक से अधिक में से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये जो मूल बिंदु से है ना, यानी कि नदी के मूल चरणों को उसके मूल बिंदु से जहाँ से निकलती हैं और आगे जैसे बढ़ती हैं, तो ये किस चीज़ के निर्माण करती हैं, कैसे कैसे निर्माण करके आगे बढ़ती हैं, ये आपको यहाँ पे क्रम से लगानी है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना है सबसे पहले जब नदियाँ निकलती हैं तो विसर्ग बनाती हैं। ठीक है, सांप की तरह वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला चरण है इसका विसर्ग का। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करती हैं, विसर्ग के बाद ये गोखुर झील बनाती हैं। ठीक है, गोखुर झील जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेगा ये, इसके बाद फिर ये बाढ़
कृत मैदान को तैयार करेगा, ठीक है, और अंत में ये तटबंध बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्रम है। तो देखिए सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, ये क्रम वन देखिए तीनों में है, और फिर गोखुरझील तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और फिर बाढ़ है जो कि चौथे नंबर पर दिख रहा है, और लास्ट में है तटबंध जो कि दूसरे नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आइए इसको मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जब नदी निकलती हैं तो ये जब नदी निकलती है, जब मैदानों में पहुंचती हैं तो इससे गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये फिर ये इस तरीके से नदियाँ बहना शुरू हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं विसर्प कहते हैं। सांप की तरह लग रहा है ना, इसलिए इसे विसर्प कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके बाद फिर ये गोखुर झील बनाता है। होता क्या है ना कि कभी कभी जब ये नदियाँ इस तरह से बह रही होती हैं और कभी जब तेज़ गति से बहना शुरू करती हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रास्ता बना लेती हैं, तो ये भाग क्या होगा, कट के निकल जाएगा और यहाँ पे एक झील का इस तरीके से निर्माण कर लेगा। इसे कहते हैं चाप झील, है ना, चाप की तरह दिख रहा है इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है चाप झील, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नदियाँ अगर कुछ इस तरीके से बह रही हैं तो कभी तेज़ गति से ये अपना रास्ता बदल करके सीधे जाकर यहाँ मिल गई, ये भाग काट कर निकल जाएगा। ये किसका निर्माण होगा यहाँ पे, चाप झील का, ठीक है। तो सबसे पहला विसर्प, उसके बाद फिर गोखुर झील बनाएगा। इसके बाद फिर देखेंगे कि जब ये नदियाँ बढ़ती हैं तो इधर ला करके कभी कभी क्या करती हैं, बाढ़ का मैदान तैयार करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद फिर लास्ट में फिर देखेंगे कि नदियाँ जब तेज़ गति से बहती हैं, है ना, तो होता क्या है कि दो भागों में देखेंगे कि यहाँ पे किनारे में क्या होता है, गड्ढा कर लेता है ना, यानी कि ज़मीन के अंदर से काट करके बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब कह सकते हैं कि होल बना लेता है, गहराई इसकी बढ़ जाती है, और किनारे किनारे क्या होता है, मिट्टियों को क्या कहते हैं, किनारे छोड़ते चले जाती हैं, किनारे किनारे मिट्टियों को छोड़ते चली जाती हैं, जिसको हम लोग तटबंध कहते हैं। तो इस तरह से तटबंध बन जाता है। अगर आप कभी खेतों की तरफ गए होंगे, ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब इस तरह से जब नदी और जब ये रास्ता होता है पानी जाने वाला, तो पानी बह नहीं रहा होता है, इससे मिट्टी निकाल निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, किनारे की तरफ धकेलते हैं, और ये फिर देखेंगे कि पानी गति तेज़ हो जाती है। तो ये चीज़ हम लोग खुद करते हैं ऐसा, है ना, लेकिन नदियाँ ये सब खुद कर लेती हैं, और किनारे किनारे गादों को ला करके छोड़ देती हैं किनारे किनारे, इस जिससे क्या बनता है, बंध की बंध एक बांध बन जाता है, बंध की तरह बन जाता है, जिसे हम लोग तटबंध कहते हैं। तट मतलब क्या है, किनारा, और बंध होता है बांध देना। तो ये नदियाँ अंदर गहराई तो बहने लगती हैं और ऊपर से किनारे से ये तटबंध बना लेती हैं, तो उसे ही तटबंध कह रहे हैं। तो ये 4 प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखना है, विसर्प, गोखुर झील, बाढ़ और तटबंध, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती हैं वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती हैं, क्योंकि स्लो हो जाता है ये इसी गति, और विशाल मोड़ बनाती हैं, जिसे विसर्प के रूप में जाना जाता है। विसर्पों के किनारों पर निरंतर अपर्दन और निक्षेपण के कारण विसर्प लूप के छोर निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं या गोखुर झील भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी नदी अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती हैं। बाढ़ के कारण नदी निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों क्या करती है, निक्षेप करने लगती हैं, जो बता रहे थे किनारे किस तरह से निक्षेप करने लगती हैं, है ना। तो वो क्या करती है, वो उसे ही अवसाद कहा जाता है, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तित बंधों को ही तटबंध कहा जाता है। उत्तित मतलब उठा हुआ भाग, ये जो उठा हुआ भाग है ना, जैसे ये वाला भाग उठ गया, भाग उठा हुआ भाग को ही उत्तित बांध कहते हैं, ठीक है। और क्यों हो रहा है ऐसा, रीजन हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार करें। समुद्री मेहराब, समुद्री गुफाएं, समुद्री भृगु, समुद्री स्टैक, उपर्युक्त तटीय स्थलाकृति को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे स्थलाकृति, है ना, क्या लिखा है, तटीय स्थलाकृति को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे समुद्री गुफाएँ, ठीक है। सबसे पहला निर्माण यही होगा समुद्री गुफाएँ का, ठीक है। अभी आगे समझाएंगे हम अच्छे तरीके से इस चित्र के माध्यम से भी, ठीक है। इस बार फिर इसका काम का होगा, ये फिर मेहराब की तरह बनेगा, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, ये समुद्री स्टैक, और फिर समुद्री भृगु बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे प्रोसेस इसका काम चल रहा है। इसका आंसर वैसे देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, पहला तो समुद्री गुफाएं देखने को मिलेगी, दूसरा नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। इस बार फिर क्या बोल रहा था, समुद्री मेहराब बनेगा, निवान दिख रहा है, फिर समुद्री स्टैक, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इस मैप पर, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के आते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है, समुद्री गुफाएं हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका समुद्री गुफाएं हैं, ठीक है। तो समुद्र की जो तेज़ लहरें हैं जो निक्षेपण करती हैं, निकाल सकते हैं कि नदियों को नदी
समुद्र की लहरें कह सकते हैं, है ना। तो समुद्र की लहरें जो हैं इसे क्या करती है, काट करके होल बनाती हैं, और होल बनाने के बाद क्या होता है, इस तरीके से ये बन जाता है, आर से पार हो जाता है। और यही काम ये धीरे धीरे इसका प्रोसेस चलता रहता है, और आगे क्या करेगा, इसको पूरा तोड़ करके अलग कर देगा इस तरीके से, जिसे ये स्टैक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम डिफिनेशन से यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, जो अच्छे तरीके से और अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि समुद्री लहरों के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित हो जाती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों पर खोखले गुफाओं की तरह बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बन जाता है। दिख रहा है ना ये वाला, उन्हें ही समुद्री गुफाएं कहा जाता है। जैसे जैसे ये गुफाएं, है ना, ये तो तटीय मेहराब है, वैसे ये गुफाएं यहाँ पर है आपका, माफ़ कीजिएगा, ये है ना, ये गुफाएं, गुफा बन रहा है अंदर की तरफ, कि किस वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि समय के साथ ये बड़ी चौड़ी हो जाती हैं, इस प्रकार चट्टानों पर खोखले गुफाओं की तरफ बन जाती है। कारण इसी के पीछे ये है कि समुद्री जो तरंगे हैं लगातार चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित हो जाती हैं। उससे ही क्या बनता है, यहाँ पे समुद्री गुफा बन जाता है ये वाला। ठीक है, केवल गुफाओं की छत बची रहती हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, गुफाओं की ये छत बची रहती हैं, जिससे समुद्री मेहराब बनते हैं। तो इससे फिर क्या बनेगा, ये समुद्री मेहराब बचेगा, यानी कि ये अंदर होल हो जाता है, पूरा आर से पार हो जाता है, तो ये मेहराब की तरह दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। फिर ये जो छत बना हुआ है ना, ये वाला छत, इसको भी क्या करता है, तोड़ करके अलग कर देता है। तो केवल फिर वहाँ पर क्या बचेगा, दीवार बचेगा कुछ इस तरीके का। उसे क्या कहा जाता है, अग्नि को स्टैक कहा जाता है। ठीक है, समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए खाड़ी चट्टानी तटों को समुद्री भिडिगु कहा जाता है। ठीक है, समुद्र की लहरें तटों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, समुद्र की लहरें तटों पर अवसाद जमा करके क्या बनाता है, समुद्री पुलिन बनाता है, पुल की तरह निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर फिलहाल ये ऑप्शन है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है, अजय, चानन, सकरी। तो सही आंसर हो जाएगा सकरी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। सकरी नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, सकरी नदी उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार है इसका, और यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिला पर प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए सेट का आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, चानन नदी का अन्य नाम पंचानन तथा इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है। बी कथन है, क्यूल नदी का उद्गम गिरिडीह तथा संगम सूरजगढ़ लखीसराय के पास गंगा नदी में होता है। और क्यूल नदी का बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी जमुई जिला में होता है। एक से अधिक सही है, फिर तीनों कोई नहीं। ठीक है, ऊपरी में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि चानन नदी का अन्य नाम पंचानन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ होता है, छोटा नागपुर पठार से ही होता है, ये भी सही है। बी कथन है, क्यूल नदी का उद्गम गिरिडीह में होता है, बिल्कुल सही है। संगम सूरजगढ़ में होता है, कहाँ पे, लखीसराय जिला में। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, गंगा नदी मिल जाती है फाइनली ये क्यूल नदी। और सी कथन है कि क्यूल नदी को बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी जमुई जिला में होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका प्रवेश सतपहाड़ी जमुई जिला में होता है, और इस गंगा में मिलता है कहाँ पे, लखीसराय में सूरजगढ़ के पास। ठीक है, तो ये सब तो देखेंगे, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, उद्गम यहाँ पे दे रखा है गिरिडीह, सही है, और प्रवेश कर रहा है ये सतपहाड़ी जमुई जिला में। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, चानन नदी का अन्य नाम पंचानन तथा इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है, सही है। क्यूल नदी का उद्गम गिरिडीह तथा संगम सूरजगढ़ लखीसराय के पास गंगा नदी में होता है। और क्यूल नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ पे होता है, सतपहाड़ी जो कि जमुई जिला में पड़ता है, वहाँ पे होता है ये। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।